देख, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी इसमें ऑलरेडी एटम जो वर्ड है वो डेमोक्रिटस ने दिया था, उत्तर सबको याद है ना, मुझे बहुत बहुत पहले दिया था। ठीक है, एटोमॉस नाम का वर्ड दिया था, ग्रीक वर्ड, मतलब जिसका मतलब ये है कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको और डिवाइड कर नहीं सकते। इंडियन फिलोसोफर्स भी थे, ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे, जिन्होंने एटम के बारे में भरपूर बातें उनके समय पे कही थी। उन्होंने पोस्टुलेट्स बताए, hypothesis, या जब हम किसी चीज को मानते हो बिना प्रूफ के उसको बोलते हैं कंजेक्चर। तो उन्होंने कंजेक्चर बताए थे बहुत सारे। इंडिया में महर्षि कदाद और ग्रीस में डेमोक्रिटस। उसके बाद में आगे चल के जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। तुम सबको मालूम है कि 1808 के आसपास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी। उसमें बोला था कि एटम हार्ड रिजिड स्फीयर है, बस भूसे वाला गोला है, मैटर से भरा हुआ। बस इतने पे रुक गया था, उसके फर्दर गए और लोगों ने मान लिया। फिर बाद में आया जे थॉमसन, और जे थॉमसन बोला कि नहीं, एटम जो है तरबूज के जैसा है, अंदर पूरा रेडिश पार्ट है जो क्या है, निगेटिव चार्ज है, और उसमें बीज भरे पड़े वाले बीज, ठीक है, काले काले कलर के बोलो या कोई तो भी एक पर्टिकुलर कलर के बोलो, बीज भरे पड़े वाले हैं, वो है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में आया गोल्ड स्टीन, जिसने इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव चार्ज ढूंढ लिया, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक होता है ये उसने नहीं बताया। तो पॉजिटिव चार्ज ढूंढा हुआ था पहले से, बस चार्ज ढूंढा हुआ था, उसको उसको प्रोटॉन फिटॉन ऐसा कुछ नाम नहीं दिया था। तो उसको प्रोटॉन फिटॉन ये सारा नाम जो है, प्रोटॉन नामकरण ये रुदरफोर्ड ने करा। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये सब एटॉमिक होता है, एटम का भी सब होता है, एटम से भी छोटा होता है, ये रुदरफोर्ड ने बताया। और वो सारा का सारा एक छोटे से गोले में न्यूक्लियस में बैठे रहता है, और एक बाकी सिंगल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसके आसपास में चक्कर मारते रहते हैं, ऐसा भी बताया। फिर उसके बाद में आगे चल के थोड़ा सा लेकिन एटम की स्टेबिलिटी पे सवाल उठ रहे थे कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल नहीं करते क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करते क्या, वगैरह वगैरह। तो फिर बाद में जेम्स चैडविक ने, मतलब रुदरफोर्ड को लोगों ने पूछा, इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव को तुम न्यूक्लियस में कैसे बिठा सकते जबकि उनमें इतना ज्यादा रिपल्जन रहता। तो रुदरफोर्ड बोला कि जो मेरे कैलकुलेशन है उसके हिसाब से थोड़ा मास मैच नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम रहता, तो प्रोटॉन के अलावा और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई तो भी थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल रहता होगा। बस ऐसे रुदरफोर्ड ने भविष्यवाणी करके छोड़ दिया। बाद में जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन ढूंढा। तो 1808 में डाल्टन के स्टोरी से जो चालू हुआ था वो 1932 में जेम्स चैडविक पे आके रुका। और फिर इतनी सारी पूरी की पूरी थ्योरीज को एक ही व्यक्ति नील्स बोर ने कंबाइन करके बोर एटॉमिक मॉडल दे दिया, 2n² वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसपे मोटा मोटा देखा जाए तो हमारा 9th और 10th का सिलेबस बेस्ड है। तो ये देखो महर्षि का नाथ के बारे में दे करके रखा है। तो उन्होंने ये भी बोल के रखा था, ये अपने को थोड़ा ना नाम होमी बाबा के लिए पता रहना चाहिए, कि छोटे छोटे एटम्स जो है उनको बोलते हैं परमाणु। और जब वो कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंबाइन होके कंपाउंड या एक एलिमेंट O3 भी रहता है ना, O3 एलिमेंट ही है लेकिन मॉलिक्यूल है, एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं वो, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ओजोन है। तो द्यवनुका और त्र्यानुका, द्यवनु नहीं, द्व्यनुका और त्र्यनुका, ये नाम दे करके रखे थे उन्होंने मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक और ट्राई एटोमिक के लिए। फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, वो 6 पॉइंट एनसीईआरटी में भी है, वही स्टैंडर्ड 5 पॉइंट 6 पॉइंट यहाँ पर पे दे करके रखे हैं, लेकिन बहुत गलत है। तो डाल्टन ने बोला था कि एटम खत्म नहीं हो सकता। अभी अपने को मालूम एटम खत्म हो सकता कैसे, कौन से रिएक्शन से, फिजन रिएक्शन से, कि अपन कोई भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर अगर अपन न्यूट्रॉन फेंक के मारे तो तबाही मच जाती है, फूट जाता है सारा का सारा एटम, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में उसने बोला था एटम इज इनडिविजिबल, एटम से और छोटा कुछ है। एटम इज डिविजिबल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे और छोटे छोटे बिंदु अपने को मिले वाले हैं। और उसने बोला था कि एक ही एलिमेंट के एटम बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, लेकिन हमको अभी मालूम पड़ा कि आइसोटोप भी रहते हैं। तो ऑक्सीजन के ही दो प्रकार के मिलते हैं। ठीक है। तो अगर ये वाला पॉस्टुलेट, ये स्टार वाला जिधर स्टार बना है मैंने, वो वाला किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए और फिर भी तुम रॉन्ग कर दो, तो तुम्हारा मंद दिमाग 1808 में जी रहा है। तो हमेशा अलर्ट रहना। कोई तुमको पूछे कि अगर अमेरिका में ऑक्सीजन मिला और इंडिया में ऑक्सीजन मिला तो पूरा पूरा सेम ही रहेगा ना, तो बोलने का नहीं, वो बोलेगा अरे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, पर हमेशा ध्यान रखना एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के भी दो एटम अलग अलग हो सकते हैं।
न्यूट्रॉन्स के फर्क के कारण। ठीक है, तो आइसोटोप, ये सब ने ध्यान रखने का। फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए। सीआरटी एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक लेसर नोन नेम जो है ये विलियम क्रुक्स का है, जिन्होंने वो सारा डिजाइन करा था, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जिन्होंने बनाया था। इसमें कैथोड रे ट्यूब में पूरी की पूरी एयर बाहर निकाल के फेंक दी थी, एब्सोल्यूट एकदम वैक्यूम था। ठीक है, एकदम इसमें वैक्यूम था, अतिशय लो प्रेशर पे एक गैस मौजूद थी इसमें, अतिशय लो प्रेशर, नहीं के बराबर। उस जमाने में तो लोगों को वैक्यूम ही लग रहा था। तो मतलब उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसा सक्शन पंप बनाया कि ट्यूब के अंदर की पूरी हवा निचोड़ दे। मतलब अगर उसके अंदर कोई हवा है ही नहीं, म्हणजे एटम है ही नहीं, कोई एटम का प्रेजेंस बचा ही नहीं अंदर ट्यूब के। और फिर बस तुमने जो है प्लेट लगा के रखी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड तुमने लगा के रखा हुआ है, बरोबर। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, अब हमको आज मालूम है 21st सेंचुरी में कि निगेटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि उस पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आके बैठे हैं बहुत सारे। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और बीच में जैसे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन भागते तो उनको कौन रोकता है, उस वायर के मेटल के एटम ही रोकते हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस ही उनको रोकता है। लेकिन अभी सीआरटी ट्यूब के अंदर तो कोई एयर ही नहीं है, कोई एटम्स का आता पता ही नहीं, गैस के एटम भी नहीं, गैसियस एटम्स भी नहीं इसमें, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रपरप निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड को छोड़ के एनोड की तरफ भागना चालू कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, हम इसको ही क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। यही रेज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। और बीच में फिर हम इन पे वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ हम कागज का पंखा लगा के रखते हैं, 2 रुपए की वो पंखा भिंगरी आती थी ना, स्ट्रॉ घुमाने के बिर लगे, हेलीकॉप्टर जैसे उड़ता था नीचे गिर जाता था, तो वो हमने लगा के देखा। तो जब कैथोड रेज जो को आंखों को ज्यादा दिखते दिखते तो है नहीं आंखों को, लेकिन उस पंखा लगाया हुआ है, उस पंखे को आके भिड़ते हैं तो पंखा मूव करना चालू हो जाता है। मीन्स उनका कुछ ना कुछ तो मास होगा, दे हैव समथिंग। ठीक है, वो अपनी एनर्जी, उनमें एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी स्ट्राइक करके मोमेंटम कोलिजन धड़कन दिशी अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दे रहे हैं पंखे के अंदर। फिर उधर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो अपने अपन ने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो सारे के सारे जो रेज आ रहे हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, नेगेटिव से रिपेल हो जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमने ऐसे कर करके सर विलियम क्रुक्स ने उसके बारे में जाना, और वो विलियम क्रूज की जो भी कुछ फाइंडिंग थी, उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सुधार के, निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, वो जे जे थॉमसन ने निकाला। इसलिए जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट मिलता है। यस। उसके बाद में देखो, जे जे थॉमसन ने ये भी बोला कि जो कैथोड रे है, अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसकी साउली भी बनती है। कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी है, अगर तुम उसके रास्ते में कुछ रख दोगे, धड़ 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 पे कागज की चिंध्या भी रख दोगे, तो कागज की चिंध्या को मार मार के वो आगे धकेल देंगी। ठीक है। और कैथोड रेज जो है हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, आकर्षित होंगी, ये उन्होंने बोला। फिर ये निष्कर्ष हो गया कि भाई पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, निगेटिव अट्रैक्ट होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर इसका निष्कर्ष उन्होंने निकाल लिया, सोच समझ लिया, फाइनल कर लिया कि भाई कैथोड रे बोले तो कैसे चार्ज, कैथोड रे बोले तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यस। और आगे 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 और फर्दर डिस्कवरी और पोस्टुलेट लिखे वाले कि उन्होंने सोचा कैसे, कंक्लूजन्स कैसे, क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, ये बुक में दे करके रखे वाले। लेकिन बाद में ऑफ कोर्स लोगों ने बोला बाप रे, मतलब बीच में कोई एटम भी नहीं है, किधर भी कोई एटम नहीं है, और ये निगेटिव प्लेट कैथोड जो और पॉजिटिव प्लेट एनोड जो है, ये खुद मैटर ही तो है, और सारा मैटर एटम से बना हुआ है, डाल्टन ने जो बोला है। तो ले अगर इसमें से एटम बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ निगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें से निगेटिव प्लेट में से एटम बाहर आते थे और एटम पॉजिटिव की तरफ जाते थे, तो फिर एटम पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव प्लेट की तरफ तो आकर्षित होते ही नहीं थे, कुछ तो अलग ही होगा, निगेटिव चार्जेस होंगे, जब जाके वो पॉजिटिव की तरफ रास्ते में ही आकर्षित हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अगर अपन बीच में कुछ कुटाने करें उनके साथ तो फिर लोगों ने पाया कि भाई एटम तो रहता है न्यूट्रल, और इसमें से जो निकल रहा है वो तो है निगेटिव। मतलब एटम से भी छोटे निगेटिव चार्जेस रहते हैं, मतलब ये निगेटिव चार्जेस एटम से भी छोटे रहते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन नाम दिए। तो एटम से भी छोटा कुछ है, सब एटॉमिक है, ये मालूम पड़ गया। और लेकिन लोगों को लगे प्रश्न है कि भाई अगर एटम से छोटा कुछ तो भी है, और अगर वो निगेटिव है, तो हम निगेटिव है, हम किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे जो, तो कोई भी चीज एटम से बनी हुई है, और एटम में और छोटी छोटी चीज है जो निगेटिव है, लेकिन किसी भी चीज को हाथ लगाने पे हमको शॉक तो लगता नहीं, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है, सारी चीजें तो न्यूट्रल है। तो फिर लोगों ने इतना बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव प्लेट है कैथोड,
वहां से एटम्स बाहर नहीं आ रहे, उलट छोटे छोटे दिखेंगे नहीं, इतने छोटे 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 कण बाहर आ रहे हैं वहां से। हम मान के चलते कि वो एटम से भी छोटे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स है। और क्योंकि हम किसी भी चीज को हाथ लगाते तो हमको शॉक लगता नहीं है, तो अगर एक एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे तो डेफिनेटली अपोजिट चार्ज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी रहते ही होंगे। ठीक है, बस बोल के छोड़ देते, सम कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहता होगा। फिर लोगों ने पूछा पॉजिटिव क्या रहता है। जे जे थॉम्सन कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उन्होंने बोला कि एटम में छोटे छोटे निगेटिव चीजें हैं। इतना हमको कंफर्म मालूम हो गया है। फिर लोगों ने बता दिया, लेकिन अगर एटम के अंदर निगेटिव चीजें हैं साहब, तो फिर तुम तो कोई भी मैटर को हाथ लगाओगे तुमको शॉक लगेगा। तो बोला नहीं नहीं, फिर शॉक नहीं लगता। लोगों ने बोला ऐसे कैसे, पर नेगेटिव चीजों को तो लगाने से शॉक लगता है। जे जे थॉम्सन बोला हाँ। फिर लोग बोले फिर तू बोल रहा कि एटम में छोटी छोटी चीजें नेगेटिव चीजें, तो फिर शॉक क्यों नहीं लगता है। तो जे जे थॉम्सन ने बोल दिया कि तुम तरबूज के जैसे देखो, बीजों पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि बीज नहीं खाने के। ठीक है, जब तुम तरबूज का घास लेते हो तो पहले बीज थूकते हो, पहला ध्यान तुम्हारा सारे बीज निकालने पे रहता है। या तरबूज का घास खाने से पहले चम्मच से कोर कोर के सारे बीज निकालने पे रहता है। तो तुम ध्यान दो इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि उसकी डिस्कवरी हुई है। और ये भी ध्यान रखो साथ में कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी है। ऐसा जे जे थॉम्सन ने बोल दिया। सीआरटी एक्सपेरिमेंट समझ आ गया अच्छे से। आगे चल रहे, फिर सेम रिपीट हुआ। प्रोटॉन्स की बारी थी, इस बार फूटा ने कर दिए। और इस बार परफोरेटेड कैथोड रखा था, छिद्रे फाड़ फाड़ के कैथोड रखे वाला था। जो निगेटिव प्लेट थी उसमें छिद्रे 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 भलते फटेल प्लेट रखे वाली थी। उसके वजह से एक मॉडिफिकेशन हुआ एक्सपेरिमेंट में, और चीजें बदल गई। और कैथोड रेज निकलने की जगह इस बार एनोड रेज निकल गई। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन करने से एनोड रेज ही क्यों निकली, ये जानने के लिए तुमको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद में तो इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे और ये निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते थे। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे जिधर निगेटिव वाले डिफ्लेक्ट होते थे, इससे अपोजिट में ये डिफ्लेक्ट होते थे, म्हणजे इनका सारा बिहेवियर अपोजिट था जो पहले वाले कैथोड रे मिले थे उनसे। एनोड रेज अलग थे, कैथोड रेज से अपोजिट थे, स्पेसिफिकली बोलो तो उल्टा करते थे सारा का सारा। तो ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज अगर निगेटिव है तो एनोड रेज पॉजिटिव होंगे। और फिर ये नाम प्रोटॉन, ये नाम पड़ा। ये नाम किसने दिया, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कैनल रेस बोला था। और बाद में उसको प्रॉपर यूज किया रुदरफोर्ड ने नाम दिया प्रोटॉन। फिर रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें रुदरफोर्ड ने अब इतना तो मालूम हो गया था कि एटम में एटम से भी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो कैसी है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, ये जानने में लोग बड़े उत्सुक थे। तो रुदरफोर्ड ने बोला कि अपने को ना एक एटम को साइड में कोपचे में लेके फोड़ फाड़ के देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है। लोगों ने बोला सर एक एटम तो इतना छोटा है, उसको साइड में लेके देख भी नहीं सकते, इतना तो बारीक टेक्नोलॉजी अपने पास में है भी नहीं। तो फिर लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि एक एटम को तो नहीं ले सकते। लो रुदरफोर्ड बोला तो फिर सुई के टोक को तोड़ के ला लो, बस सुई के टोक को। तो लोग बोले सर सुई का जो टोक है ना, उस पे भी 10 लाख एटम है, वो टोक पे भी। तो फिर रुदरफोर्ड बोला फिर मेरे को ऐसी कौन सी तो भी चीज लाके दो जिसमें सबसे कम एटम है, क्योंकि एक अकेले को तो मैं अलग नहीं कर सकता, तो मैं कम से कम नंबर ऑफ एटम से बातचीत करना चाहूंगा उनको रूम में बिठा के। तो फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि सर सबसे मैलिएबल चीज इस दुनिया में गोल्ड है। गोल्ड को हम इतना ठोक सकते, इतने मारेंगे उसको वो सब उगल देंगे जेल में। ठीक है, इतना 3 डिग्री टॉर्चर मारेंगे उस पर कि वो बस फ्यू थाउजेंड एटम थिक ही बचेगा। कुछ गिने चुने हजार एटम। ठीक है, 2,000 3,000 4,000 एटम इतना थिक बचेगा। ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फॉइल रहेगी जो दिखेगी भी नहीं। किसी ने फूक मारी तो फॉइल फट जाएगी पूरी की पूरी, फॉइल उड़ जाएगी डायरेक्ट हवा में। मॉलिक्यूल्स और एटम बिखर जाएंगे उसकी, इतनी पतली फॉइल। कैडबरी का रैपर तो बहुत डोला है। ठीक है, बहुत ही अतिशय छोटी, करो भाई छोटा तुम, देखो। तो फिर ऐसे गोल्ड फॉइल लगाई गई। और इस गोल्ड फॉइल ऑफ कोर्स जो कि गोल्ड के एटम्स से बनी हुई है, तो इन एटम से पूछताछ करनी थी। एटम्स आंसर दे नहीं रहे थे, तो हमने एटम्स को धमकी दी अगर तुम हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो हमको तुमको अननेसेसरी टॉर्चर करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर रेडिएशन फेंक के मारेंगे। एटम्स फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, तो फिर हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हम इनको बहुत टॉर्चर करने वाले हैं अभी। तो फिर हमने बाकी कैदियों को टॉर्चर करना नहीं था, इसलिए एक लीड बॉक्स लिया ताकि किसी पे रेडिएशन और किसी पे ना गिरे। और उसमें एक छोटा सा छिद्रा करके रखा, लीड बॉक्स रेडिएशन को कंटेन कर लेता है इसलिए लीड बॉक्स लिया। और बिल्कुल ऐसी जगह पे एक माइन्यूट छिद्रा दिया, और इतना प्रिसीजन के साथ दिया कि उससे निकलने वाला रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ जाके गोल्ड फॉइल पे गिरेगा, सिर्फ और सिर्फ जाके गोल्ड फॉइल पे गिरेगा। अब प्रीवियस जो अंडरस्टैंडिंग थी एटम के बारे में, एटम की जो समझ थी,
तो लोग ये मानते थे कि एटम निश्चित भरपूर पॉजिटिव 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 चार्ज से भरा हुआ है, और बीच में उसमें बीजों के जैसे निगेटिव 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 ऐसी खिचड़ी है। तो हमने सच में एटम में पॉजिटिव इतना फैला हुआ है क्या, ये चेक करने के लिए उसके ऊपर और पॉजिटिव रेज फेंक के मारे। गुंडे को शक ना हो, ठीक है, एक ड्रग माफिया को शक ना हो कि पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो हमने उसी ड्रग माफिया में काम करने वाले एक बंदे को पकड़ लिया था। 3 दिन तक वो गायब, तो बहुत मारा उसको पुलिस स्टेशन में। फिर उस पर ट्रैकर लगा के, जीपीएस लगा के, और उसको बोला कि तू चुपचाप जाके नॉर्मल बिहेवियर कर बाकी गुंडों के सामने, और हम तेरे को छोड़ देंगे, बाकी सबको खलास कर देंगे। इस ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो पॉजिटिव एटम के अंदर स्प्रेड है कैसा, ये पता करने के लिए हमने पॉजिटिव कुछ भेजा। अब हमने मान के रखा था, क्योंकि जे थॉमसन की बात बचपन से पढ़ाई गई थी, तो ये मान के हम चल रहे थे कि सच में पॉजिटिव पूरे एटम में फैला हुआ होगा। तो हमारा जो पॉजिटिव है वो वहां पर जाएगा तो रिपेल होगा तो वापस हम तक आ जाएगा। हम उसको पूछ लेंगे कि क्या चल रहा है भैया, उधर क्या क्या है, कैसा है। लेकिन जब हमारा वाला पॉजिटिव उधर गया, ठीक है, और हम बाहर स्नाइपर लगा के बैठे हुए थे कि हमारा वाला पॉजिटिव बाहर आएगा, गुंडे को लेके आएगा वापस, तो हमारा गुंडा भी बाहर नहीं आया, हमारा वाला पॉजिटिव भी बाहर नहीं आया। हमारा वाला पॉजिटिव पीछे की दरवाजे से फरार हो गया। उसने गुंडे को शायद सारा बता दिया था कि बाहर स्नाइपर लगा ले, पुलिस के बाहर न जाओ, ठीक है, मेरे को धर के बहुत मारा, तेरे को मार देंगे, ठीक है। तो गुंडे बाहर इसने कांड हो गया। यही तरकीब हमने अलग अलग ड्रग माफियाओं पे यूज करी। 20,000 ड्रग माफियाओं पे बॉस को पकड़ने के लिए हमने ये तरकीब यूज करी। तो 19,000 तो फंसे ही नहीं, ठीक है, 19,000 तो फंसे ही नहीं। और जो बचे हुए 1,000 थे, उसमें 800 पोट्टे जो है, ड्रग ड्रग माफिया बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोल दिया, बॉस ने, तूने पुलिस को अपने बारे में इतना सब बता दिया, मैं तेरे को उड़ा दूंगा। उसने बोला, नहीं बॉस, सॉरी बॉस, गलती हो गई। बॉस ने बोला, दूर हो जा मेरी नजरों से, और उसको भाग जाने दिया, लेकिन पीछे के दरवाजे से नहीं, ताकि फुटप्रिंट ना मिले, आजू बाजू में जंगल में भेज दिया उसको, ठीक है। और फिर बचे हुए थोड़े बहुत थे, बॉस ने उनको बोला, तू मेरे को बाहर लेके जाएंगे और वो मेरे को स्नाइपर से उड़ा देंगे। उसने बोला, हाँ बॉस, पुलिस की प्लानिंग तो यही है। बॉस बोला, अब तू बाहर तर पड़ और तेरे को स्नाइपर से उड़ा देंगे, ठीक है। आणि एक तो ड्रग लॉर्ड इतना डेंजर था, 19,999 तो हो गए थे। एक तो इतना डेंजर था कि जब उसका जासूस अंदर आया, और बॉस को पहले से मालूम था कि वो पुलिस की हिरासत में 3 दिन से, पुलिस ने पूरा ध्यान रखा था कि बॉस को मालूम न पड़े, लेकिन बॉस को मालूम था कि वो पुलिस की हिरासत में है और सारा ये ट्रैप है बॉस को फंसाने के लिए। तो जैसे ही वो अंदर आया, बॉस ने उसको सीधा बोल दिया, जाके वो पुलिस वालों को बोल दे, दम होगा तो अंदर आ जाए, खुद ही चाह जाए। तो ये वाला तो आया और सीधा सीधा वापस चले गए, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड, हमने जो एक्सपेक्ट करा था, नतीजे बिल्कुल भी वैसे नहीं आए। हमने एक्सपेक्ट करा था कि अगर एटम फुल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जे थॉमसन बोल रहा है, तो हम जो पॉजिटिव उस पर फेंक के मारेंगे, वो कहीं भी जाए, एटम के ऊपर किधर भी ठोके, वो रिपेल होके वापस आ ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन इधर तो अलग ही घोल निकल रहा था कि हम किसी एटम के ऊपर, जिसको हम मान के चल रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव 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 भरा हुआ है, हम उसके ऊपर दाना दाना पॉजिटिव फेंक के मार रहे, और वो सबके सब उसमें से गायब हो जा रहे, गायब हो जा रहे, गायब हो जा रहे, 99% पास हो जा रहे उसमें से। मुश्किल से 0.5% स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे, 0.4% लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे, और 0.1% है, बहुत ही हजारों में से एक आधा है जो जाके वापस आ रहा मतलब रिपेल होके वापस आ रहा। रिपेल होके आ रहा म्हणजे हमने भेजा था पॉजिटिव, वापस आ गया वो, म्हणजे उसकी टक्कर पक्का एक पॉजिटिव वाले से हुई होंगी। तो 20,000 में से खाली एक जन पॉजिटिव से मिल पाया। म्हणजे ड्रग माफिया का छोटा मोटा तंबू नहीं, बड़ा सारा हवेली इसकी, बड़े सारे हवेली में ये जो बॉस है वो एक ही जगह पे बैठे वाला है। तो फिर हमने कंक्लूड किया तो कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ नहीं रह सकता, वो एक ही छोटे से जगह पे होगा, एक अतिशय छोटे से जगह पे होगा, अतिशय छोटे से जगह पे, अनइमेजिनेबल, जहाँ पे तुक्के से हमारा अल्फा पार्टिकल पहुंच गया तो रिपेल होके वापस आ रहा है, तुक्के से। और उसके ज्यादा नजदीक से चले गया तो बहुत ज्यादा रिपेल हो जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा था तो थोड़ा रिपेल हो जा रहा है। और वो पॉजिटिव चार्ज इतना छोटा है कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव चीजें हम भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, तो ऐसे कैसे पास ही हो जा रहे हैं एटम में से, बाहर बाहर बाहर। ये रुदरफोर्ड ने पाया। रुदरफोर्ड ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल वगैरह दिया, फिर थोड़े कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फेमेंटम, सम कैलकुलेशंस वगैरह रन करे, और उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते होंगे, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होंगे, रुके वाले नहीं होंगे। जैसे जे थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन बीच के जैसे स्टेशनरी है, रुके हुए हैं,
रुदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होंगे, घूमते होंगे पक्का इधर उधर, कुछ तो भी कुटाने करते होंगे। तो ये एटम का एक रुदरफोर्ड का मॉडल है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट के नाम है। फिर बाद में जे जे थॉमसन ने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का वजन तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन का है। अब उसने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में थे 8 प्रोटॉन, तो उसने बोला कि अभी 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का वजन रहना चाहिए 8 इंच, लेकिन ऑक्सीजन का वजन आ रहा था 16। और वो इसके कारण नहीं था कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन और सबका वजन एक एक है तो इसलिए 16 आ गया, कुछ तो अलग ही बोल था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वजन नेग्लिजिबल रहता है, 8, एक इलेक्ट्रॉन का कितना नेग्लिजिबल रहता है, 8 का भी लिया तो बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। तो फिर उसने दिमाग लगाया कुछ तो एक थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल होगा। ये दिमाग में पहले से रख के कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करे जिससे कि एटम को स्प्लिट किया जा सके, फोड़ा जा सके, कुछ कुटाने किए जा सके, और एक्चुअल में एटम स्प्लिट हो गया। ठीक है, जो इसने बोला था डाल्टन ने कि एटम इज इनडिविजिबल या इनडिस्ट्रक्टिबल, छोटा और तोड़ नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते एटम को। तो चैडविक ने एटम ही फोड़ दिया, न्यूक्लियर फिजन, बेसिक लेवल का न्यूक्लियर फिजन उसने करके बता दिया। तो उससे हमको मालूम पड़ गया कि थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन। और फिर बोर आया, बोर ने ये सारा का सारा कंबाइन कर दिया, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स दिखाए। क्यों मल्टीपल एनर्जी लेवल्स दिखाने पड़े? उसमें बहुत हायर लेवल का फिजिक्स है, बहुत हायर लेवल का फिजिक्स। ठीक है, तो उसने मल्टीपल लेवल्स बताए, ऑर्बिट्स बताए, और फिर हमारे पास एटम का जो है स्ट्रक्चर आ गया कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक उसका मास है। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, एक उसका मास है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसका मास नेग्लिजिबल है, जीरो है। और फिर धीरे 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 पैरेलली, जब ये एटम की दुनिया में इतना खोजबीन चल रहा था, पैरेलली अलग अलग एलिमेंट्स भी ढूंढे जा रहे थे, और साइंस इस कंक्लूजन पे आ चुका था कि ये अलग अलग एलिमेंट्स ही है पूरे दुनिया में, जितने प्रकार के एलिमेंट उतने ही प्रकार के एटम। एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं एक्सेप्ट फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को अगर हम 2 मिनट के लिए नजरअंदाज करें तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और ऐसे कितना भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट है, तो उस जमाने में कुछ तो 60-70 एलिमेंट बताते। तो लोगों ने बोला पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ इन 60-70 एटम्स की वजह से बनी है। और भी ढूंढा जा रहे थे, क्योंकि मिलते जा रहे थे ढूंढने पे। तो फिर मेंडलीव का एक बहुत बड़ा हाथ था इतने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलने में। मेंडलीव के पहले भी कुछ लोग होके गए, तुम्हें नाम, बस नाम पता होना चाहिए। दिवाली की साफ सफाई की स्टोरी नोबी वालों ने सुनी है क्या? डोबे राइनर और न्यूलैंड की सारे गम प ध नि सा डो रे मी फा सो ला ती दो। नौवीं के बच्चों ने सुनी है क्या? दो रे मी फा सो ला ती दो नहीं सुनी, नौवीं के बच्चों ने बिल्कुल नहीं सुनी, कोई बात नहीं, काम की नहीं तुम्हारे। तो डोबेराइनर नाम का एक शख्स था, उसने ट्रायड्स दिए थे, तुमको याद रहने चाहिए, लीना, कसरोबा, ससीते, कलबरी, 4 ट्रायड ध्यान रहने चाहिए, सब 10वीं के बच्चों को कभी भी आ सकते हैं। जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ले लिया तो सेकंड का आ जाएगा, मिडल एलिमेंट का आ जाएगा। फिर न्यूलैंड आया, 56 एलिमेंट उसके टाइम तक मालूम थे, जिसमें से वो शुरू के करीब करीब 18-20 कैल्शियम तक वो ढंग से लगा पाया, क्योंकि वो प्रॉपर गाना फॉलो कर रहा था, सा रे ग म प ध नि, वापस से शुरू का सा, सा से शुरू होता है और सा पे खत्म होता है। तो फॉरेन वाला नोट्स यूज कर रहा था, इटालियन नोट्स, दो रे मी फासोलाती दो। और उसने वो देखा, दिवाली की साफ सफाई तुमको मालूम है ना, सेम सेम कलर, पॉइजनस केरोसिन में डूबे वाला। डोबेराइनर ने ढूंढ लिया कि कुछ ना कुछ पैटर्न है एलिमेंट्स के बीच में। तुमने पढ़ा संजू, जान दे तू ये डाल। फिर उसके बाद में मेंडलीव आया, मेंडलीव ने और लॉथर मेयर में, मेंडलीव और लॉथर मेयर की इतनी लेजेंडरी बैटल थी, एकदम कन फू पांडा वर्सेस ताइलन। उसने साइंस को और पीरियोडिक टेबल की केमिस्ट्री को बहुत एडवांस कर दिया। उन दोनों में इतनी भगदड़ मची हुई थी सबसे पहले क्लेम करने की कि किसने रहस्य सुलझा लिया एलिमेंट्स के बीच का। तो उस जंग में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से मेंडलीव जीत गया, और मेंडलीव का नाम बड़ा हो गया, लेकिन लॉथर मेयर का भी कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट था। फिर बाद में और 50 साल के बाद मालूम पड़ा कि मेंडलीव चूतिया था, और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और उस गलती को हमने रेक्टिफाई किया। और फिर हेनरी मोसले ने फाइनल एटम का मॉडल दे दिया जी। ठीक है, सॉरी, एलिमेंट्स का एक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग रूल दे दिया, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स रैंडम नहीं है। ये जो 118 तत्व पूरे ब्रह्मांड में है, जिसमें से 92 ब्रह्मांड में थे और 26 करीब करीब बनाए हैं, या 1994 पहले से थे और बाकी के बचे वाले हमने बनाए हैं। इन सब में एक रिपीटिशन पैटर्न रहता है, ये सारे के सारे यूनिक नहीं है। इनमें
सेम टू सेम फीचर वाले लोग रिपीट होते रहते, रिपीट होते रहते, रिपीट होते रहते, अगर उनको एटॉमिक नंबर रोल नंबर वाइज बिठाएंगे तो। ठीक है, ये उन्होंने ढूंढ के निकाला हेनरी मोसले ने। उसके अनुसार फिर पीरियोडिक टेबल का पूरा अरेंजमेंट होना चालू हुआ। पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, कैसे बना, पहले हाइड्रोजन रखा, फिर दूसरा के हीलियम रखा, फिर लिथियम आया वापस से, तो हाइड्रोजन और लिथियम जैसे से धमाके करते थे, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे लिथियम को रख दिया। फिर बेरिलियम अलग था तो बेरिलियम को अलग था, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग रखते गए। और थोड़ी देर पहले 2 नंबर पे हीलियम रखा था, सेम टू सेम उसके जैसे नियॉन था, इसलिए हीलियम के नीचे नियॉन को रखा। फिर नियॉन के बाद सोडियम था, सोडियम वापस लिथियम जैसे मैच करता था, उसको लिथियम के नीचे रख दिया। और सेम तरह के एलिमेंट्स एक एक कॉलम में रखना हमने चालू करे। और जहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं थी वहाँ पे हम स्पेस छोड़ देते थे, जो कि हमने मेंडलीव से सुना, सीखा था कि अगर कोई एलिमेंट मैच ना करता हो तो बड़जबरी उसको ठूसो ना को, नहीं तो न्यूलैंड के जैसे गलती हो जाएगी वापस से। ठीक है, 10वीं के बच्चों को आना चाहिए भाई ये सब। और उसके बाद में फिर अपन काम किया, अब वापस एटम पे आते हैं। पैरेलली वो दुनिया में एलिमेंट्स की चर्चा चल रही थी और इस दुनिया में एटॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा था, एटम के बारे में बढ़ता जा रहा था। तो एटम में शेल होते हैं मल्टीपल, 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी शेल में बैठ सकते हैं, किसी ऑर्बिट में बैठ सकते हैं। ठीक है, आइसोटोप सबको क्लियर है, एकदम एकदम ज्यादा अच्छे से क्लियर है सबको, बरोबर। ठीक है, और ये वाले स्ट्रक्चर है, क्या तुम्हें ये अच्छे से समझ आते हैं सब बच्चों को, या 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये समझ आते हैं? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको बोलूँ कि सिर्फ सोडियम पे ध्यान दो, ये रहा सोडियम और सोडियम का स्टिकर, तो ये सोडियम का स्टिकर तुमको समझ आता है क्या? कि सोडियम के पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे वाले, एक गुलाबी गुलाबी, समझ आता है तुमको? ठीक है, उसके बाद में सोडियम के दूसरे गोले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, और लास्ट में एक पुट है। ये समझ आता है सबको, 2,8,1? अगर तुम्हें ये समझ आता है बहुत बड़ा। और क्या तुम सब बच्चों को देखो, अगर किसी को नहीं आता है तो आवाज चिल्ला दे, और क्या। और क्या सबको पोटेशियम और कैल्शियम का ध्यान रहता है, 2,8,8,1 और कैल्शियम का 2,8,8,2? ठीक है, ऐसा 2,8,8,1 और 2,8,8,2 क्यों होता है? वो अगदी सोपे भाषा में, बिना 11वीं का सिलेबस पढ़े, अगदी सोपे भाषा में जानने के लिए मैंने कल या परसों कुछ तो भी 7th 8th के केमिस्ट्री का क्लास लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, तुम देख सकते हो। मैंने उनको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाए थे उनके बच्चों के हिसाब से, बहुत ही 5 मिनट में समझा दिया था मैंने उनको। और उन्होंने खुद ने मेरे को 21 से 30 या 19 से लेकर 30 तक लिख के बता दिए सारे कॉन्फ़िगरेशन। तुमको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तुमको ध्यान रखना है, तुमको ये बात ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, कि वैसे तो पहले शेल में बैठते ही 2 है, दूसरे में बैठते ही 18 है, तीसरे में बिठाने की जगह तो 18 की, और चौथे में बिठाने की जगह 32 की है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं पहले शेल में दूसरे शेल में, तब तक कोई अड़चन नहीं रहती, जरा सी भी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन भरते तीसरे शेल में, तो तीसरे शेल में 8 होने के बाद तुम्हें चौथा शेल भरना चालू कर देना है। और चौथा ही शेल भरते नहीं चले जाना है, तुमको चौथा शेल सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसमें। और अगर उधर 2 हो गए तो बचे वाले वापस 10 की जगह पर, बचे वाली थी ना पहले थर्ड ऑर्बिट में 18 बैठ सकते थे, लेकिन 8 जनों को बिठाने के बाद बचे हुए फोर्थ ऑर्बिट में धक्का मार के आगे भेज देना। उधर ज्यादा से ज्यादा तुम 2 बिठा सकते हो। 2 बिठाने के बाद बचे हुए जो भी कुछ होंगे वो वापस थर्ड में ला लेना, और थर्ड अगर फुल हो जाए फिर फोर्थ में वापस जाने देना। बात समझ आ रही है? मान लो मेरे पास में 21 नंबर का है, 21 नंबर का, तो मैंने पहले 2 भरे फिर 8 भरे, 2 और 8 अभी तक कितने भर दिए, 10। पूरे भरने थे 21, अभी भर दिए 10, मतलब बचे वाले हैं 11। 11 में से 11 में यहाँ पे रख सकता था क्योंकि 18 की कैपेसिटी, लेकिन केमिस्ट्री मुझे अलाउ करती नहीं, तो मैंने 8 ही रखे क्योंकि नियम था यहाँ पर 8 ही भरने। बचे वाले अगर है कुछ तो 2 8 8, यानी मैंने अभी तक 18 भर दिए, 21 में से 18 भर दिए, तो कितने भरने बाकी है, 3 भरने बाकी है। तो अगले शेल में तीनों को भेज देना, लेकिन अगले शेल में 2 की बैठने की जगह 2 बैठ गए, और बचे वाला एक नमूना वो रो रहा था, उसको किसी ने बिठाया इसलिए, तो उसको वापस से हमने इस डब्बे में लाके बिठा दिया, तो वो क्या हो गया, 2,8,9,2। समझा कि 21 नंबर वाला सबको क्लियर है? इधर 8 भरने के, फिर आगे ढकलने के, उधर 2 भरने के, वापस बैठने के। समझा के सबको? पक्का? तो अभी सब जन फास्ट में एक बार देख लो। अपन देखिए 21 से लेके 30 तक के कॉन्फ़िगरेशन, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। 26, 27, 28, 29 और 30। तो 21 का होगा 2,8,9,2।
फिर क्या आएगा, 2 8, पहले तुमने 8 भरे, फिर 2 आगे आकर दिए, तो 2 8 और 8 2 20 भर दिए, पर 2 अभी और भरने के, तो 2 वाले +2 इधर आके बैठ गए, तो 2 8, 2 8 10 2, समझ रहे हैं। फिर 2 8 11 2, 2 8 12 2, 2 8 13 2, समझ गया ना। एंड 30 वाले का क्या आएगा, 30 वाले का, शांति से सोचो। 30 वाले में पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, अभी तक कितने भर दिए, 20। अब 20 के बाद और कितने भरने के बच गए, 10। उनको वापस लाओ, क्या इधर 10 बैठ सकते क्या, हाँ तीसरे में तो 18 बैठ सकते, तो 8 भरे वाले 10 तो बैठ ही सकते। 2 8 18 2। सिर्फ इसमें घोड़ होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें घोड़ होता है, एक्सेप्शन है, दो पोटे 24 और 29, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, 2 8 8 2 20 तो भर दिया ना, और 4 भरने के थे, तो 2 8 12 तो एक्सपेक्ट करोगे तुम, बरोबर। और कॉपर का क्या एक्सपेक्ट करोगे, 2 8 17 2, बरोबर, ऐसे एक्सपेक्ट करोगे ना तुम। लेकिन जो है पोटे लोग, ये दो में का, दो का ना एक हो जाता है यहाँ पे फॉर सम रीजन, जो तुम पढ़ोगे आगे। 2 8 13 1, ये क्रोमियम का है। ना चाह के भी क्रोमियम में लास्ट में एक है, ध्यान रहेगा क्या, क्रोमियम में लास्ट में एक है। और कॉपर जो है, कॉपर उसमें 2 8 17 2 रहना चाहिए था, लेकिन उसमें 2 8 18 1। क्रोमियम और कॉपर में लास्ट में एक ही रहता है, ध्यान रखोगे। और बाकी 21 से लेके 30 में सब में पीछे कितने रहते, दो दो रहते, ध्यान रहेगा तुमको। पक्का, क्रोमियम और कॉपर, सीसी वाले, कोबाल्ट नहीं, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर, उनमें एक एक रहता है। ऐसा क्यों होता है, वो सिमेट्री का रीजन है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में, वो आगे पढ़ोगे तुम। ये दिस इज क्लियर, ठीक है। अब बाद में नोट्स में तुमने लिखा नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हें अभी ध्यान रखना चाहिए, इतना इजी वे में समझाया गया है। और क्रोमियम कॉपर ध्यान रखना, लास्ट में एक एक रहेगा। बाकी तुमको तो ये तो पता है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, ठीक है। अब इधर क्योंकि मेटलॉइड का नाम आ गया, तो एक बार बस ध्यान दिला देता हूँ कि भक्ति, सीता, गीता, अशोक, सब तीखे पोहे खाते, लेकिन खाते में आते हैं, ठीक है। सब तीखे पोहे आते आते, ये ध्यान रखने का, ठीक है। वैसे भी तुमको तुम्हारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा शुरू के 5 इच लगेंगे, उतान लेना नहीं। पर होमी बाबा में आएगा कि 10 एलिमेंट रख देंगे, कॉमा 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 करके, और नीचे पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ देम आर मेटलॉइड, तो आप करेंगे वापस 2,2 3 4 5, तुमको दिखने रहेंगे कितने हैं मेटलॉइड, तो ये ध्यान रहना चाहिए तुमको, ठीक है। वापस तुमको ये ध्यान नहीं रहा तो तुम मार खाने के काम करेंगे फिर, ठीक है। अगर ये 5 6 गलती तुमने कर दी हूँ बाबा, वो लिखा वाला है पहले, भक्ति, सीता, गीता, अशोक, सब तीखे पोहे खाते है, वो कहीं ना कहीं नोट्स पे है, रिकॉर्डिंग में है, तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपने पास में है वैलेंसी, वैलेंसी, सोडियम क्रिस क्रॉस करना, जो कि तुमको आता है अच्छे से। और ये किसी को बुंगारे को अगर समझ नहीं आता तो एक बार मैं समझा देता हूँ कि देखो भैया, सोडियम था, सोडियम था 281, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दान देना चाहता था 2,8 बनने के चक्कर में, वो दान देना चाहता था एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन। और एक भुक्कड़ हावरट, एक दो तो दो मांगने वाला था नाइट्रोजन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,5, लेकिन उसको बनना था 2,8। कितने इलेक्ट्रॉन ढस ढस मार के, 3 इलेक्ट्रॉन 10 मार के। अब एक सोडियम, वन सिंगल सोडियम, वन एन ए कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता था, वन। लेकिन नाइट्रोजन को होना था 3। तो सोडियम ने बोला कि मैं अकेला दानवीर नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी पोटे हैं, ठीक है। तो सोडियम और दो सोडियम को फोन बुला के, मतलब कुल मिला के 3 सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया, और इसके कारण सोडियम कितने हुए, 3, और नाइट्रोजन कितना हुआ, 1। सोडियम नाइट्रेट Na3N, ये कंपाउंड बन गया। ये बना ऐसे, ये है प्रॉपर मेथड सोचने का। और गाउटी मेथड है कि सोडियम आयन रहता है Na+1, नाइट्राइड रहता है N-3, क्रिस क्रॉस कर दो, बन गया Na3N, ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की जरूरत 3 की थी, उसको 2,5 से 5 से 8 बनना था ना, उसको 5 से 8, मुझे 3 और चाहिए थे। लेकिन सोडियम एक ही दे सकता था, एक सोडियम 3 नहीं दे सकता था, एक सोडियम एक ही दे सकता था, तो 3 सोडियम ने एक के 3 दिए, और कंपाउंड बन गया Na3N। आगे से जब भी कोई तुम एलिमेंट EX और दूसरा एलिमेंट B समझो, Y देखो, तो ध्यान रखना कि कंबाइन होने के लिए E एलिमेंट और B एलिमेंट इस जन्म में मिले, इसलिए बहुत जरूरी था कि E की X क्वांटिटी B के Y क्वांटिटी से मिले, E के X एटम B के Y एटम से मिले, ताकि सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो सके, ठीक है। चार्ज बैलेंस करने के लिए है ये, क्योंकि मैटर शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, therefore then it will be stable। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब वैलेंसी। कोई एलिमेंट स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चुराता है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और मुझे लगता है शायद इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया, समझ गया पूरा चैप्टर अच्छे से।
तो नाइन्थ वालों तुम्हारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की अच्छी रिवीजन हो गई अभी, ठीक है, वापस भूलने का नहीं। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब शायद वही है, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर समथिंग समथिंग। नहीं, वो मिक्सचर वाला मैंने डायरेक्ट स्किप मार दिया ना चैप्टर, है ना, डिस्टिलेशन फिस्टिलेशन करो तुम। वो उसके एग्जाम्पल्स रट्टा मार के रखना कि क्रोमेटोग्राफी किधर काम आती है वगैरह वगैरह, किधर काम आता है। एट्थ आईसीएससी में वो जो सेपरेशन टेक्निक्स का चैप्टर है, वो अतिशय जास्त जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी वही मिक्सचर्स के सेपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने पास में सिंबल ऑफ एलिमेंट पहले डाल्टन ने दिए थे, ये ऐसे का सब सिंबल। उसके बाद बर्जिलियस आया, बर्जिलियस ने तुमको मतलब सबको रूल्स बताए कि कैसे नाम देने के हैं, बरोबर ना। बर्जिलियस बोला कि अगर कोई सी से चालू होता तो उसको सी नाम दे दो। लोगा बोला कैल्शियम भी, तो उसने बोला दूसरा वाला अल्फाबेट स्मॉल दे दो। लोगा बोले फिर और एक कैडमियम है, तो उसने बोला कि सी भी गए वाला ए भी गए वाला है, तो कैडमियम को सी डी लिख लो। ठीक है, तो ये बर्जिलियस ने रूल्स दिए विच आर प्रीटी इजी टू सिंपल, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद वैलेंसी फिलेंसी, ये सारे आयंस पार्ट हो गए अभी तक तुमको अच्छे से, होने ही चाहिए, नहीं है तो तुम क्या ही करोगे। ठीक है, थायोसल्फेट है। ये ध्यान रखना, मुझे इसमें से पूछते ही होंगे आप, होमी बाबा से लाड़ गए, लाड़ कपूर गए। आईएएस पे हर साल क्वेश्चन रहता है, लास्ट ईयर 10वीं के भी बैच को था, कोई ना कोई क्वेश्चन था, थायोसल्फेट था शायद, H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, फॉर्मूला क्या है उसका। तो Na2H2O3 बी ऑप्शन ऐसे आंसर था उसका, होम बाबा में लेवल 1 में। उसके पिछले साल पूछा था कि जिंकेट आयन कौन सा है, ZnO2। जिंकेट पूछा था कि तुमको, अच्छा अच्छा, सॉरी, जो सीनियर बैच 10वीं की चली गई उनको थायोसल्फेट था, और इनकी बैच को प्रोबेबली जिंकेट पूछा था, जिंकेट ZnO2-2 क्या रहता है, समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो आयंस के ऊपर आता ही है, कॉम्प्लेक्स साइंस के ऊपर आता है, और तुम्हें सब बच्चों को क्रिस क्रॉस करते आता है। क्रिस क्रॉस के अलावा तुम्हें व्यवस्थित ब्रैकेट देके नीचे लिखना है, और नीचे SO4 में 4 है, तो Fe का 2 यानी SO4 का 4 नहीं काट देना, ये सबको ध्यान है ना। ठीक है, कोई गाउठी बच्चा तो नहीं है, नहीं छे, आई होप सो। उसके बाद में तुमको मास वास निकालते आता है ना। ठीक है, एक कंपाउंड देता हूँ बस, उसका फट से निकाल के बताओ मेरे को फॉर्मूला और उसका मास। एक छोटा सा कंपाउंड दे रहा हूँ, उसका मेरे को फटाफट से फॉर्मूला और मास निकाल के बताओ। सारे ऑनलाइन बच्चे, सारे ऑफलाइन बच्चे, क्षितिजा गजरे भी शामिल है उसमें। इस कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका मास निकाल के बताओ। क्षितिजा, ऑल दिस गपशप है ना घर की, ये सारे बाद में एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। क्लास में ध्यान देना पड़ता है बेटा, रिजल्ट नहीं आते नहीं तो, सेल्फ स्टडी से आते हैं रिजल्ट, ध्यान देने से। अभी तुमको ढूंढना भी पड़ रहा क्या, तुमको याद भी नहीं है। फेर्रो है, लेकिन फेर्रो का -4 रहता, और फेरी साइनाइड -3 रहता, उल्टा रहता साइनाइड के केस। 72 और 72 हो गया 144, 56 और 84, 84 का 4 निकाल के 56 को डाल दो, 60 हो जाएगा या 80 हो जाएगा, 80 और 60 हो गए 140, 144 और 140, 254। आ जाना चाहिए था बेटा तुम्हारे इतने दिन में, मतलब बहुत पहले से आ जाना चाहिए था सबका।
बहुत लैक ऑफ रिविजन है। उसके बाद ये कुछ कॉमन एसिड से ध्यान रहना चाहिए। रात में 3:30 बजे उठ के तुमको पूछा फॉस्फोरिक एसिड लगे H3PO4, और तुम्हारे दिमाग में अगर वाकई में नहीं आता अभी भी फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं H3PO4, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे साथ। लैक ऑफ रिविजन बोलते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। ये वैलेंसी फिलेंसी और ये सारा मास वास निकालना हो जाता है, क्योंकि इन सारे फॉर्मूलाज में भलते नंबर ऑफ आयंस कवर हुए, इसलिए तुम 2 मिनट के लिए शांति से इनको पढ़ लो। कोई भी एक कॉलम पढ़ लो चलेगा, एनीवन, आयंस ध्यान में आने के लिए। ठीक है, फेयर इनफ, रिवीजन है अच्छी। चलते आगे। ऑनलाइन बच्चों, आज तो मैं ध्यान भूतका में गाड़े तुमको गाड़े नहीं भर रहा मैं शायद, इसलिए उठ के बैठो तो सब्जेक्ट, कैमरा ऑन करके बैठो। बार बार बोलना पड़ता, मिट्टे बच्चे जिस करते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और उसका बैलेंसिंग बैलेंसिंग। ठीक है, सब ध्यान रखना चाहिए। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते तो आता है वो सबको। ये देखो दिए बैलेंसिंग को। तो ये 3 स्मॉल क्वेश्चन फटाफट खत्म कर दो, अपने नोटबुक में लिख के करो, और आंसर चिल्लाओ मत, मैं पूछूंगा। फटाफट लिख के खत्म कर दो सब। 3 रिएक्शन है, फटाफट। इंटीजर कोएफिशिएंट चाहिए आंसर। तीनों भी रिएक्शन तुमको आनी चाहिए। संजय है थर्ड, बता थर्ड का क्या है। पहले करके रखा था क्या। सब जन करो, फटाफट करो। ठीक है, ये रहे आंसर 2 2, नीचे वाला 2 2 और फिर 1 3 2। फिर खत्म शायद चैप्टर आई गेस।
अब ठीक है, कराने की जरूरत नहीं ना, इसमें जानबूझ के गलत बैलेंसिंग दी है, तुम्हें बोला है सही करके लिखो, आ जाएगा। केमिकल रिएक्शंस में अपन आ जाते हैं। एक कंफ्यूजन जो है, अच्छा, अभी इसमें जैसे ही आते हैं ना, तो इसमें बारीक सारीक चीजें बहुत ध्यान रखने की, अतिशय जास्त ध्यान रखना। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक 2, मतलब Hg+2 ऑक्साइड O-2, क्रिस क्रॉस HgO का रेड कलर रहता, और मर्क्यूरी का सिल्वर कलर रहता। मर्क्यूरी सिल्वर रहता, वो तो तुमने सबने देखा वाला है। HgO जो है वो रेड रहता, वो सबने अभी आगे से ध्यान रखने का, मतलब बस ध्यान रखने का। रेड कलर कंपाउंड कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो गिने चुने तुम बच्चों के सिलेबस में से 3-4 रहते हैं जो रेड कलर के रहते हैं, उसमें से ये HgO रहता है, इसका गाउठिनम सिनाबार भी रहता है, वो मेटलर्जी में पढ़ाए वाला है। तो ये लिखते चलो फटाफट, जो भी मैं हाईलाइट करूंगा इसमें, जो तुमको आता है वो थोड़ी करेगा। और सबने ध्यान रखना कि एफरवेसेंस म्हणजे कोई तो भी गैस केमिकल रिएक्शन में बाहर निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और ई फ्लोरोसेंस वो अलग एक चीज रहती है, एफरवेसेंस और ई फ्लोरोसेंस अलग रहती है। एफरवेसेंस म्हणजे इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कभी पूछते हैं नीचे 4 रिएक्शन देते हैं ऑप्शन में, या बस देते रिएक्टेंट देते, ऑन एडिंग बेरियम क्लोराइड इन हाइड्रोजन सल्फेट does in which of the following reactions of effervescence happens, effervescence occurs, नीचे में से कौन सी रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व होती है। ये ऑप्शन बोल देते, कुछ भी बोल देते, बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डाला, जिंक में HNO3 डाला, एक्वारेजिया में प्लेटिनम का टुकड़ा डाला, कुछ भी बोल देते, ऐसे 4 ऑप्शन। तो एफरवेसेंस होता है, ये पूछा है, पहले मालूम तो रहना चाहिए कि एफरवेसेंस है क्या। एफरवेसेंस म्हणजे इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे भलते गैसेस की बात करें होगी, कुछ प्रमुख का रिवीजन अगर मैं फास्ट में कराऊँ तुमको, तो एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है, पॉप साउंड देता मैच स्टिक के साथ बर्न करते टाइम। CO2 जो है, लाइम वाटर मिल्की कर देता। अमोनिया जो है NH3, अगर अमोनिया के फ्यूम्स निकल रहे हो, तो अगर एक ग्लास का रॉड तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करके रखा, ऊपर पकड़ो तो डायरेक्ट व्हाइट हो जाएगा वो। उसके बाद में ब्रोमीन निकले तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स रहेंगे, NO2 निकले तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स रहेंगे, आयोडीन निकले तो पर्पल कलर के फ्यूम रहेंगे। तो ये कुछ और भी 2 4 5 कुछ पड़े वाले हैं। SO2 और SO3 निकला तो सफोकेशन होगा, और H2S रॉटन एक स्मेल, PH3 रॉटन फिश स्मेल, सड़ेल मछली सड़ेल अंडा, वो सारा बहुत सारी चीजें लिखा के दिए गए हैं। नाइन्थ भी थी ना जब लिखा के दिए गए हैं केमिस्ट्री के टेस्ट, कॉमन क्लास थे वो। और वो क्लास अराउंड थे मई महीने के स्टार्टिंग वाले, ठीक है, मई महीने के शुरू या अप्रैल वाले होंगे, तो शायद उधर थोड़ा पार्ट डिफर करता होगा, वो हो जाएगा इवेंचुअली। नाइन्थ ने नहीं पढ़ा है, नो वरीज, नाइन्थ ने नहीं पढ़ा है। नाइन्थ वाले बच्चे होमी बाबा लेवल 2 के प्रिपरेशन में पढ़ लेंगे, वो लेवल 1 में काम करेंगे, ठीक है। फिर है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड रिएक्शन पढ़े हुए हैं। गैस निकलती तो ऊपर एरो रहता है, प्रेसिपिटेट निकलते तो नीचे एरो रहता है। गिन चुन के पूरे दुनिया में, मतलब कि 8वीं आईसीएससी में, 10वीं स्टेट बोर्ड में, और 9वीं आईसीएससी में, और 10वीं आईसीएससी में, इतने गिन के 5 बुका, 8वीं 9वीं 10वीं आईसीएससी, हम 10वीं की सीबीएसई, 10वीं स्टेट बोर्ड, इसमें मिलजुल के 7-8 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जिसमें से 2-3 मच फेमस है। वो येलो पीपीटी जो बनता है, एक तो PbI2 का, आणि व्हाइट पीपीटी जो बनता है BaSO4 का। उसके अलावा थर्ड नंबर फेमस रिएक्शन ये है। आणि ये 3 पोट्टों के अलावा देखो, 2 मैंने इसके पहले जस्ट फास्ट में क्या बोली, BaSO4 व्हाइट पीपीटी, आणि PbCl2 या PbI2 येलो पीपीटी। ये 3 अतिशय फेमस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, लेकिन अगर तुम ये बुक्स पढ़ोगे, 3 आईसीएससी वाली, 8वीं 9वीं 10वीं, और 10वीं की स्टेट बोर्ड, 10वीं की एनसीईआरटी, तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मिलेंगे। और वो तुम्हें रटे ही होने चाहिए, रटे पड़े होने चाहिए तुमको वो, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते डबल डिस्प्लेसमेंट है, तुम कंप्लीट कर लोगे। लेकिन 4 ऑप्शन दिए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के, चारों के चारों डबल डिस्प्लेसमेंट रहते हैं, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है। और वो स्टैंडर्ड जो इतनी 5 किताबों में 7-8 रिएक्शन है, और तुमने इतना आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये जो बुक तुम्हें पढ़ने के लिए बोली गई, ग्रुप पे डालते ही इसीलिए में कि तुम पढ़ो, जैसे आज मैं पढ़ते जा रहा हूँ और तुमको समझाते जा रहा हूँ, तुमने खुद से पढ़ के खुद से लिख लेना चाहिए सारा। तो इधर डाउनवर्ड एरो दिखा, तो ऐसे जिस भी रिएक्शन में ऐसा डाउनवर्ड एरो दिखा, नीचे वाला एरो दिखा, ठीक है, वैसी सारी रिएक्शन एक पेज पे लिख लेने की। एक खुला पेज छोड़ के रखने का, प्रेसिपिटेशन का आधा पेज छोड़ के रखने का, एक पेज छोड़ के रख देना नोटबुक में। जैसे जैसे और बुक्स पढ़ते पढ़ते मिलते गए, उस पेज पे ऐड ऑन करते रहने की चीजें, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद कलर ही ध्यान रखने रहते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। ये देखो एक प्रेसिपिटेशन,
ऊपर NaCl के साथ था, इधर KCl के साथ है, तो नो डिफरेंट, नो बिग डिफरेंस। तुम अगर सिर्फ ये वाली रिएक्शन लिखो, देख लो इसको एक बार। ये है सिल्वर नाइट्रेट किसी तो भी HCl के साथ, और नाइट्रेट आयन जाके सिल्वर क्लोराइड जैसे ही बनेगा। सिल्वर हलाइड, एक्स मतलब हलाइड, हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सिल्वर हलाइड जैसे ही बनेगा प्रेसिपिटेट होगा वो। ठीक है, ऊपर सिल्वर क्लोराइड हुआ, इधर सिल्वर क्लोराइड हुआ, तो तुमने ध्यान रखना रिएक्शन के बाद, अब 2 बार पढ़ लिया ना, 2 गलतियों के बाद तीसरी बार कभी वही सेम मिस्टेक वापस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट नहीं करना। जब नजरों के सामने इतने बार बोला जा रहा है कि एरो के बाद, एरो से पहले नहीं, एरो के बाद अगर सिल्वर क्लोराइड बने किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो प्रेसिपिटेट होगा, ध्यान रखने का। ठीक है, फेमस पीपीटीज लर्न करके रखने के। फिर ये सारा गाउठीपना दे करके रखा है तुमको मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। अब इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही रिवाइज करा सकता कि मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, 2-4 बावड़े पोट्टों को छोड़ के। एक पोट्टा है वो इंडिया ना पाकिस्तान, वो बोलता है वी आर ऑल ह्यूमंस वी शुड लिव इन पीस। ठीक है, वो रहता है MnO2। और बाकी है मुल्ले, ठीक है, वो उनका नाम ही है नाश करना। सॉरी, वो तो सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो कि कौन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये सारा मैंने न्यूट्रल वाली लिस्ट लिखा थी तुमको, रेड और ब्लू वाली, राइट अभी। और मेटल ऑक्साइड बेसिक रहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं। क्या कोई ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है? कोई ऐसा मेटल है जिसका ऑक्साइड न्यूट्रल है? लिखा तो है मेटल Mn, मैंगनीज का ऑक्साइड MnO2। ये जो मैंने याद ही लिखी 5 जनों की, क्या है, न्यूट्रल है। मेटल के ऑक्साइड जनरली होते हैं बेसिक। एक बावड़ा पोट्टा अलग पैदाइश का निकला, वो था न्यूट्रल MnO2। और 2-4 बावड़े पोट्टे दोगले निकले, कभी इंडिया की साइड लेते तो पाकिस्तान पे ज्यादा बम हमने मार दिए तो बोलते वी शुड लिव इन पीस। ठीक है, वो पाकिस्तान को खत्म ही नहीं होने देना चाहते। वो पोट्टे कौन है, कौन रहेगा वो? ऑफ कोर्स अली। अली के अलावा और कौन भारत का बुरा चाहेगा? जनाब अली गया क्रोमियम, क्रोमियम +3 का टीना लेने। ये सारे एम्फोटेरिक पोट्टे हैं। ठीक है, यस। उसके बाद में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की अपन बात देखते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली रहते हैं एसिडिक। कोई भी नॉन मेटेलिक, देखो, हिंदू लोगों में जो है दोगले रहते हैं। ठीक है, जैसे वो तुम्हारा एक बड़ा ये एलवीश यादव सोशल मीडिया पे दिखाता है कि वो बहुत कट्टर हिंदू है, आणि गांडू जो है कभी मुल्ले आगत मुल्लों के साथ लगे हाथ मिला लेता, बिग बॉस में देखा होगा तुमने। ठीक है, ये चल करते रहता, मुल्ले बिल्ले आगे लगे उनके साथ हाथ मिला लेता। तो ये हिंदुओं में एम्फोटेरिक रहने की बीमारी है कि सोशल मीडिया पे बलते व्यूज के लिए हिंदुत्व जैसी बड़बड़ करो, सावरकरगिरी करो, अनमूल्य सामने आ गए, हाँ भाईजान। ठीक है, ये अनि नॉन मेटेलिक जो मूल्य रहते, मूल्यों में ये बीमारी नहीं है। मूल्यों में कोई दो पैदाइश का नहीं है। मूल्यों में डायरेक्ट ऐसा रहता है कि कट्टर है भाई एसिडिक है, सबके सब एसिडिक है। 2-4 फंटर है, नो को नाश हुआ, जो बोलते हैं हम APJ अब्दुल कलाम बनेंगे। ठीक है, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू अच्छे होते हैं, कोई नहीं। दूसरा पक्ष लेने वाले कोई नहीं, वो बोलेंगे सब शांति, एक तो थोड़े बारपोटे वो बोलेंगे सब शांति से रहो, हम बाकी सब है मार डालो, हुंकार। ये ध्यान में रखने का सब। उसके बाद ये हो गए सब ऑक्साइड पिक्साइड। अनि हाँ, तुमको ये ध्यान रहना चाहिए, मेटल का ऑक्साइड पानी में डाला बेस बनेगा। ऐसा बेस जो पानी में घुलल रहता है उसको बोलते हैं अल्कली। सारे बेस पानी में नहीं घुलते, इसलिए सारे बेस अल्कली नहीं है। सिर्फ वही बेस जो पानी में घुलते हैं उनको बोलते हैं अल्कली। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी में घुल के एसिड बनाता है, ध्यान रख लो। ये रिएक्शंस पे अगर तुमको नजर मारनी है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड देख लो, NaOH बना है बेस, ये, और नीचे वाले पे रिएक्शन मार लो, ध्यान दे दो। और ये ध्यान रहे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये ध्यान रहे, गलती ना कर दो। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पानी में SO2 नहीं, तुम्हारे मन को भले ही SO2 अच्छा लगता होगा, CO2 जैसा SO2, पर SO3 लगता है। SO3 से H2SO4 बनता, और SO2 से H2SO3 बनता। सब बच्चों को ध्यान रहेगा। यस, क्रेजी, आगे चल रहे हैं अपन, ध्यान दो। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन, एकदम स्टैंडर्ड रिएक्शंस, अगर तुम्हारे पास में बुक में कोई नहीं होंगी तो ध्यान रहनी चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिधर भी मिले, जिस बुक में मिले, रटी पड़ी रहनी चाहिए तुमको, एज इट इज रटी पड़ी रहनी चाहिए। कब कौन से एग्जाम में आ जाएगी वो हमको मालूम है, पर आती जरूर है। जैसे HgO, उसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया तो मर्क्यूरी अलग निकल जाता, ऑक्सीजन भाग जाता। सिल्वर ऑक्साइड, बहुत ज्यादा सिल्वर और ऑक्सीजन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम जनरलाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तुमने 2 रिएक्शन देख ली, तुमने 2 कॉलेज में जाके मूल्य देख ली जो अच्छी है, उसके वजह से तुमने बोल सकते कि मूल्य सब अच्छे।
ठीक है, मेरा वाला अब्दुल्ला अच्छा है, ऐसे नहीं बोलने का लड़के हो। ठीक है, सब स्कैम रहता हो। Hg और He2O, ये दो में देखो, मैं जनरलाइज करने की बात कर रहा, मतलब मर्क्यूरी एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, और उन दोनों के ऑक्साइड दिए। मेटल के ऑक्साइड को हीट करा तो मेटल ने ऑक्सीजन हर भराएगा, कोई जरूरी नहीं है। सोडियम के ऑक्साइड को कितना हीट करो वो सोडियम का ऑक्साइड ही रहेगा। ठीक है, तो जनरलाइज नहीं कर देना कि मेटल ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव मेटल एंड ऑक्सीजन, नो। ये एक दो है ये पावड़े पोटे मर्क्यूरियन, ये बोलते रहते मेरा लाभ दूल्हा लगे। ठीक है, बाद में फ्रिज में मिलते। फिर वो है KNO3 कंपाउंड। KNO3 अगर हीट करा तो अब कोई बावड़ा पोटा रहेगा, ओके, यानी वो NO2 गैस निकाल देगा, सोडियम अलग यानी NO2 गैस। अरे सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है राजा, वो छोड़ता नहीं। या खाते हो धर के रखेंगे, वो बोलेंगे ऑक्सीजन तेरे को जानत जा, पर मैं नाइट्राइट आयन पकड़ के रखूंगा नाइट्रेट से। वो बोल रहा है कि मैं नाइट्रेट में था, सोडियम का पोटेशियम का नाइट्रेट था, हाईली रिएक्टिव है ना पोटेशियम, काशी गए उससे चालू होता हूँ, है ना। वो जो भी है काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, अरे रिएक्टिविटी सीरीज चालू पोटेशियम से होती। तुम उससे छीनना चाहोगे एक पॉजिटिव चार्ज वाले तत्व से, तुम बाकी सारे रेडिकल्स नेगेटिव रेडिकल छीन के लेना चाहोगे, वो नहीं देगा भैया, वो पकड़ के रखेगा NO2 को, वो ऑक्सीजन, वो बोलेंगे ऑक्सीजन लिख जा, पर NO2 पकड़ के रखेंगे, KClO3 पकड़ के रखेंगे उस Cl को, और तुम गैस भी नहीं कर सकते। मतलब ये गैस वर्क नहीं है कि भैया KNO3 को हीट किया तो KNO2 बचा, तो KClO3 को हीट करेंगे तो KClO2 बचेगा, और कोई गैस वर्क नहीं, कहा KClO2 KCl बचा सालो। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कान खोल के सुनो, लास्ट बार सुनो, रट्टा मार के रखने देते एज इट इज, बहुत रो मत। ज्यादा से ज्यादा 40-50 रहते, बार बार रिवीजन करिए, दिमाग में बैठ जाते फिर। ठीक है, और बाकी लाखों रिएक्शन जो है वो खाली आयंस ध्यान रखने से हो जाते हैं। बाद में फिर ये तुम्हारा थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन है, कुछ तो दे करके रखा है भैया। ओहो, देखो दो चीजें मालूम पड़ी आज अपने को। एक है थर्मल, ऊपर क्या हेडिंग है, ऊपर क्या हेडिंग है, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें टूट गया गया, और नीचे थर्मल डिसोसिएशन, जो कि कैसी रिएक्शन है बबुआ, रिवर्सिबल। NH4Cl को हीट करा बहुत स्ट्रॉन्ग, अमोनिया गैस और HCl के फ्यूम्स में पलट गया, उसको टेस्ट ट्यूब में वो भगोने के अंदर कोनिकल फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में पकड़ के रखो, अमोनिया के फ्यूम और HCl को छोड़ दो, ठंडा हो दो, वापस NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन इज रिवर्सिबल, डिकम्पोजिशन इज इरिवर्सिबल। ये वाले पॉइंट लिखो नोटबुक में एग्जाम्पल के साथ, नीचे वाला लिखो, थर्मल डिसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू थर्मल डिकम्पोजिशन। हो गया। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक तो तुमको मालूम ही है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सनलाइट में होने वाला, जिसमें जनरली एग्जांपल हमको सिल्वर हैलाइड के देते, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाले, वो सारा है। फिर ये रिएक्टिविटी सीरीज, भली मोटी रिएक्टिविटी में सीरीज 10वीं के पास तो है, क्या 9वीं के पास है, काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार वाली, नहीं है शायद, नहीं है। तुम्हारे पास वो है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, वो वाली सुनी 9वीं के बच्चों ने, 8वीं में पढ़ाई थी वो, कभी तो भी लॉन्ग लॉन्ग है वो। तो ठीक है, तुमको बड़ी वाली केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में हो जाता है, मतलब तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन चैप्टर नहीं है 10वीं को जो पढ़ाएगा वो वाला। ठीक है, उसका कलेक्ट कर लूंगा जुगाड़। फिर देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखो, माई बाप रिएक्शन,
मैं तुमको बोल रहा हूँ नोटबुक में एक स्पेशल पेज पे हेडिंग लगा के रखो प्रेसिपिटेशन, चाहे तो लास्ट लास्ट में रखो पेज, पर उसको खाली प्रेसिपिटेशन के लिए रखो। वो एग्जाम्पल तुमको बुक पढ़ते पढ़ते मिलते जाएंगे, लिखते जाने का, गपचुप छाप के रखने का। तुमको कभी भविष्य में ध्यान रखना, कभी भविष्य में ऐसा नाम भी आया कि एक रिएक्शन करी कूटा ने करी रेडिश ब्राउन पीपीटी बना, तुम्हारे दिमाग में झट से एपीओएस थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड खपकन बोलने का लगेगा तुम्हारे दिमाग में। इतना भारी रिकॉल शक्ति रहना चाहिए। जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी बना, डायरेक्ट जिंक हाइड्रोक्साइड, फटकन याद आना चाहिए तुमको। लिखो बे, पटकन लिखो। न्यू पेज बना के रखो, उसको कोपरे से घड़ी मार के रखो, ताकि तुम्हें पता चलते रहे कि केमिस्ट्री नोटबुक में कभी भी प्रेसिपिटेशन वाला पेज ये है। कॉर्नर को फोल्ड करके रखो, या वैसे कुछ तो रखो स्पेशल, या इंडेक्स में रखो सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसे डिकम्पोजिशन के लिए 3-4 पेज डेडिकेटेड छोड़ के रखो। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए 2 पेज, हाँ करीब दो, सिंगल सिंगल 2 पेज। और इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक के लिए एक एक पेज। आज वीरंश ने आया क्या? हो गया। भैया 2 मिनट। लिखो जी, लाओ, लाओ लाइट। हो गया जी। ऑनलाइन कैमरा क्यों बंद हो जाते भाई तुम्हारे? हाँ भैया हुआ। कुलकर्णी जी, चव्हाण ताई, साठे भाऊ, श्रेया ताई, तुमचे शाळेचे एक्झाम झाले ना आता? लई दिवस झाले ना स्कूल एक्झाम होऊन. हो। बाकी ये वाले तो तुमने 8th आईसीसी के वीडियो लेक्चर्स में लिखे हुए हैं। और विशेष उसमें स्पेशल एग्जाम्पल तो ये वाला है, क्योंकि ये रिवर्सिबल वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखने का। और मैं जो ऑफलाइन क्लास लिया था केमिस्ट्री का, उसमें ये पढ़ा दिया था मैं। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं। थोड़ा ये रीड करके तुम छाप सकते हो ऐसे। आगे जो है, अभी ये स्पेशल है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के स्पेशल एग्जांपल दिए गए, एकदम तख्ता भर के रिवर्सिबल रिएक्शन। तुम में से ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कोई एक बच्चा है क्या, एक भी, जिसने ये टेक्स्ट बुक ऑलरेडी पढ़ के ये तख्ता अपने नोटबुक में छाप के रख लिया था? 8th आईसीसी केमिस्ट्री 10वीं के ग्रुप पे नहीं आई थी क्या? आए वाली थी। ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोई एक भी बच्चा है क्या? ठीक है, वो लैक ऑफ शेयर कमिटमेंट ध्यान रखो। अगर कभी मन में ख्याल आता हो कि लासुर जैसे जगह से बहुत बड़े लेवल के एग्जाम, एनएससीजेएस या एनएमटीसी जैसे एग्जाम क्यों नहीं निकलते, वो दीर्घ काल तक लैक ऑफ सेल्फ स्टडी की वजह से, कि एग्जाम आने के 2 दिन पहले एकदम जोश आता, 2 साल से जोश नहीं रहता। ठीक है, हो जाना चाहिए था, लॉन्ग लॉन्ग एगो हो जाना चाहिए था ये सारा काम। कर लिखो अभी फिलहाल, चलो छापो जल्दी। और हेडिंग लगाओ, नहीं तो हेडिंग भूल गए होंगे अभी तक तो। आर क्या है हेडिंग? वो तो गारंटी 25% क्लास भूल गया था हेडिंग के, गारंटीज बोलता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस लिखो। ये वाला नहीं लिखा तो भी चलता, ये डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 6 रिएक्शन। अच्छा,
टेम्परेचर बहुत जरूरी, जिधर स्पेसिफिक्स मेंशन करे रटा पड़ा रहना चाहिए। वैनेडियम ऑक्साइड किधर है? V2O5। हाँ, वो कैटलिस्ट है। जल्दी लिखो सब जन, जल्दी ऑनलाइन जल्दी। 10वीं में दिव्या के अलावा है क्या कोई जिसको नीट लेना है, मन बन रहा है? जमत एवरग्रीन है फिर तो करून भी घेशील सगळे जण चालले? नाही? अच्छा, मग तर बरं आहे ना. ते सगळं लायसेन्सिंग वगैरेच काम पटापट होतं फॅमिली कनेक्शन असल्यामुळे. आता मी हिमेरीच्या घरी जाऊन आलो, त्यांचं तिथं तीच चर्चा चालू होती, हॉस्पिटल टाकायचं हो म्हणे संकल्पसाठी ते. तो MBBS झाले. हो, मोठा तर संकल्प MD झाला. हाँ, और जिसमें ये यूज होता कैटलिस्ट, वो वाले लिख लो। देखो फटाफट। अच्छा, दो जन रहते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये तीन टर्मिनोलॉजी पता रहनी चाहिए पहले। एक रहता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, या जिसको सिर्फ बोलते प्लेन कैटलिस्ट, जिसको बोलते कैटलिस्ट। उसका मतलब उसको अगर रिएक्शन में डाला ना तो रिएक्शन को स्पीड अप करता, फास्ट करता। दूसरा रहता नेगेटिव कैटलिस्ट, उसका दूसरा नाम क्या है? इनहिबिटर। उसको अगर किसी में डाला तो रिएक्शन को स्लो कर देता। जैसे कुछ ऐसे रिएक्शन रहते हैं, मैं गूगल से निकाल के देता, उसमें अल्कोहल डाला तो रिएक्शन स्लो हो जाता। और कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शन रहते हैं जिसमें कैटलिस्ट शुरू में बहुत अच्छा काम करता, फिर धीरे धीरे कैटलिस्ट ही थक जाता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? बैठ के रिएक्शन फास्ट करा के लेना। तो कैटलिस्ट अपना काम अच्छे से करे, एफिशिएंटली करे, इसलिए उसमें प्रमोटर डालना पड़ता है। जैसे मोलिब्डेनम डालना पड़ता है अमोनिया बनाते टाइम। तो ये तीन जन रहते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम बोलते हैं सिर्फ कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट को बोलते हैं इनहिबिटर, और प्रमोटर को बोलते हैं प्रमोटर। पहले तुम ये 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, फिर हम उसके रिएक्शन लिखेंगे। सेकंड और थर्ड मत लिखना, सिर्फ फर्स्ट वाला लिखो। पॉजिटिव कैटलिस्ट और सिंपली कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। एक लाइन लिखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट और सिंपली कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट और सिंपली कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। और ये सारे कैटलिस्ट वाले एग्जांपल्स है, तो ये लिख लो। पॉजिटिव कैटलिस्ट और ओनली कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट कौन है? ऑफ कोर्स वो मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं, ये है। हाँ देखो, ये अमोनिया का सिंथेसिस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बन रहा है। कैटलिस्ट कौन है उसमें? तो फिर एमओ क्या कर रहा है उधर? मोलिब्डेनम, प्रमोटर। लिख लो ये चारों कैटलिस्ट के ही एग्जाम्पल है, रिएक्शन फास्ट होने वाली एग्जाम्पल है। फटाफट लिखो।
कैटेलिस्ट का नाम लिखना नहीं लिखना लास्ट में तुम्हारे ऊपर है, वो रेड वाला, बाकी रिएक्शन तो छापो फटाफट। एक दो इनहिबिटर मैं तुमको गेस करने लगा था, 10वीं के बच्चों को देखो आए तो, और 9वीं में कोई बहुत पढ़ने वाला देखो। तुमने रैंसिडिटी नाम से एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें तुमने पढ़ा है कि चिप्स के पूड़े को फोड़ के रख दिया तो चिप्स नरम हो जाते, तो फिर चिप्स इतने दिन तक उसमें भरे वाले रहते, डेफिनेटली नाइट्रोजन गैस रहती है उसमें। लेकिन नाइट्रोजन गैस भी तुम कितना बोलो भरते टाइम, थोड़ी बहुत तो हवा किधर से किधर कुछ जाती होंगी, या प्रोबेबली इतना टेम्परेचर दुकान पे रखो वेयर हाउस में रखो, उस सबसे चिप्स नरम पड़ते होंगे। तो चिप्स नरम नहीं पड़े इसके लिए उसमें कुछ डाला जाता है, नमक नहीं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स। इनहिबिटर रहता। क्या क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं, बरोबर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। कोई एंटीऑक्सीडेंट का नाम ध्यान है क्या तुमको? एक आधे एंटीऑक्सीडेंट का नाम ध्यान है क्या तुमको? नहीं? सबने ये लिख तो लिया ना? ये हो गए ना सबके? अब सब जन लिख लो सेकंड, सब जन जल्दी से लिखो सेकंड। नेगेटिव कैटेलिस्ट, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसका नाम है इनहिबिटर। तुमने ऑल इन वन से अपने केमिकल रिएक्शन के नोटबुक में, स्कूल के नोटबुक में नहीं छापा, विच एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इन चिप्स या कुरकुरे या वेफर्स? नहीं? एनसीईआरटी में भी है शायद नाम, बी से है। तुम्हारे खून में ऑक्सीजन मिले, ये कौन स्लो डाउन करता है? तुम्हारे खून में ऑक्सीजन फटफट मिलना चाहिए ना, फास्ट होनी चाहिए रिएक्शन, उसको स्लो कौन कर देता है कभी कभार? कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी रिएक्शन इनहिबिटर है। सबने डेफिनेशन तो लिखा ना सबने? एग्जाम्पल में अल्कोहल छाप लिया क्या? एग्जाम्पल में अल्कोहल लिख लिया सबने इनहिबिटर के सेकंड पॉइंट में? अभी एक दो रिएक्शन निकाल के रखे, वो देखो। एक तो स्पेसिफिक इनहिबिटर है कुछ, अभी देखो एक ईटीसी रिएक्शन होती है, क्या पता तुम में से किसी ने पढ़ी क्या? स्टेट बोर्ड वाले बच्चे 10वीं के पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें लास्ट में सारा एनएडीएच और एफईडीएच जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। लास्ट ईयर उम्मीद हम दिया था क्या, पढ़ा के मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया का ईटीसी,
कि नाड़ू और फाड़ू बनता? नहीं, शायद तुम्हारे बैच में नहीं हुआ। ठीक है, 10वीं में पढ़ाऊंगा मैं बायो में आगे। तो तुमने स्कूल में क्या पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी पे एनर्जी बना था, कितनी एटीपी बना था? 38 एटीपी बना था। तो एक्चुअली ना, वो एटीपी मॉलिक्यूल रहता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट से समझ आता है ना, ट्राइफॉस्फेट, PO4 थ्राइस आने वाला है। और एडोनोसिन नाम का कोई तो भी कार्बन कंपाउंड रहेगा, उसमें आगे चल के ब्रैकेट में PO4 थ्राइस ऐसे कुछ तो आने वाला है एटीपी। तो एक्चुअली वो दूसरे कंपाउंड रहते हैं, एक रहता है NADH2 और एक रहता है FADH2। इसको गाउटी भाषा में नाड़ू और फाड़ू बोलता है। तो नाड़ू और फाड़ू पहले बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और लास्ट में जब ये नाड़ू और फाड़ू बन गए, फिर इनसे एटीपी बनता है। नाड़ू ये भी एनर्जी का यूनिट ही है। ATP is also joule is unit of energy. Erg is unit of energy. ATP is also it kind of reflects a unit of energy. तो नाड़ू और फाड़ू भी यही है, ATP। ये सारे केमिकल्स है विच रिप्रेजेंट एनर्जी। तो लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होने वाली रहती है, तुम्हारी बॉडी उसको झटपट होने नहीं देती। तुमने खाना खाया, लगे खाने में से भस्कन एनर्जी निकल के तुम्हारे शरीर में आ गई, आज तुमने कुछ काम ही नहीं किया, अपन एनर्जी बहुत आ रही थी इसलिए तुम्हारा खेलने का मन कर रहा, तुम खेल के अनपुर तक गए। ऐसे नहीं होता। तुमने अगर खाना खाया ना, आज तुम ज्यादा काम नहीं कर रहे, तो फिर वो खाना ग्लाइकोजन के रूप में तुम्हारे बॉडी में, या नाड़ू और फाड़ू के मॉलिक्यूल के रूप में तुम्हारे बॉडी में चर्बी में जाके स्टोर होके रहता। फिर तुम जिस दिन वो स्टोर क्यों होता, वो फटकन दिशा एनर्जी में क्यों नहीं चले जाता? क्योंकि सोडियम नाइट्राइड NaN3, ठीक है, ये सॉरी सोडियम अजाइड NaN3 नाम का इनहिबिटर रहता। वो नाड़ू और फाड़ू से फटकर एनर्जी बनने नहीं देता, वो स्लो कर देता है रिएक्शन को। कौन सी रिएक्शन को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन को, जो कहाँ पे होती है? तुम्हारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे मुद्दे की बात ऐसा है कि नाड़ू और फाड़ू, इसको ATP में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये स्टेट बोर्ड में पढ़ाए वाला है सारा, 10वीं स्टेट बोर्ड में रहता है, या NCERT में बोलूँ तो ये 11वीं में रहता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ETC सारा। और तुमको CBSE में एक चीज रहती है, बस एक नाम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है 10वीं में, तो उधर एक ही नाम आता है, ग्लाइकोलाइसिस। याद है कि तुमको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में? तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस रहती है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, और लास्ट में थर्ड स्टेप होती है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, और फिर 38 ATP निकलता है। तो स्टेट बोर्ड में बहुत डिटेल में पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर दे दिया है कि होता कैसे ग्लाइकोलाइसिस। और NCERT में त्रिशूल डायग्राम है कि ग्लाइकोलाइसिस, फिर एक लैक्टिक एसिड और एक फर्मेंटेशन, है ना, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में वही ऐसे। फिर उसके बाद में EDTA है। हाँ, यस, बनता है ना हमारे बॉडी में, हम नमक खाते हैं उससे और हाँ, हमको नहीं बनाना तो ऐसा वो सेल जर का सोडियम आणि नायट्रोजन ज्याच्यातून भेटतं ते खाणं बंद केलं, म्हणजे डायरेक्ट खाणंच बंद केलं, कारण नायट्रोजन सगळीकडे, सोडियम भी सगळीकडे। ऍपल का सोडियम भी नायट्रोजन भी, काकडी का सोडियम भी नायट्रोजन भी। हा, साखर खाल्ली फक्त C6H12O6, तितकंच जाईल, मग एनर्जी नाही भेटत। हळूहळू हळू इतकी चरबीत भरून ठेवली तर चालेल, महिना 2 महिने चालू राहील, बरं नाही चालत। फिर उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बच्चा बताएगा, क्योंकि ये 10वीं में रहता है CBSE में, BHT। क्या पता, तुमने लिखा होगा शायद, ऑल इन वन से अपने नोटबुक में छापा जरूर होगा तुमने। और NCDT के टाइम पे रहता है ये BHT जो है, वेफर्स की किधर है ये, फूड कॉस्मेटिक्स तो नहीं, लेकिन फूड पैकेजिंग में यूज होता है। फेमस एंटीऑक्सीडेंट एकदम। कितने जनों को याद है कि 10वीं में उन्होंने BHT लिखे वाला है फर्स्ट चैप्टर में? है एक आध बच्चे, 2 बच्चों को MPS में पढ़ाते, चलो चार्टे में कुछ नहीं है, चार्टे और बच्चों को ध्यान नहीं, उनकी गलती नहीं। देखो, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा इनिबिटर है। किसको इनिबिट कर रहा है? कौन सी रिएक्शन इनिबिट करता है, कौन सी रिएक्शन स्लो करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है ना, ठीक है। हीमोग्लोबिन में का आयरन एटम जो है, ऑक्सीजन को अफाइन रहता है, अफिनिटी रहती है, ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है। तो वो ऑक्सीजन बाइंड ही ना हो हीमोग्लोबिन के साथ, ये सुनिश्चित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उधर वाला रिएक्शन इनिबिट कर देता है। और EDTA, बलता मोटा नाम है, इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जो कि यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में अगेन। ये वहां पे, बरोबर मैंने 12वीं में पढ़ा था EDTA। तुम्हारे लिए इतना ध्यान रखना कि ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। और EDTA से
तेल की कंपनियां भी ईडीटीए यूज करती है। जेमिनी का तेल पूरा आता ना, उसमें भी ईडीटीए रहता है। और ईडीटीए का एक बंधु है, एक मिनट, ईडीटीए का एक बंधु है, पीबी CCl4 ट्वाइस। ये उसमें यूज होता है, कैस्ट्रॉल। ये गाड़ी के तेल में यूज होता है, PbCCl4 ट्वाइस, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल, लीड टेट्राक्लोराइड। और ईडीटीए जो है, घर के घर में जो कुकिंग कुकिंग ऑयल यूज होता है उसमें यूज करते हैं ईडीटीए। तो ये ध्यान रख सकते हो तुम, 4 इनहिबिटर है। और वो एक ध्यान से लिख लेना कि ये वाला पोट्टा कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं, और ये वाला पोट्टा इंजन ऑयल में, गाड़ी के इसमें PbCCl4। लीड, पीबी म्हणजे लीड, समजता ना उतना, आणि CCl4 म्हणजे टेट्राक्लोराइड, लीड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑइल फूड प्रिझर्वेटिव्ह आहे, नाही ऑइल प्रिझर्वेटिव्ह ह्यामुळे त्याच्यात ईडीटी आहे, ईडीटी प्रिझर्विंग प्रॉपर्टी ठेवतो। अपने यहाँ पे भी एक तेल का सैंपल है। यस। पाल्म ऑयल में स्पेसिफिकली रहता है ईडीटीए, पाल्म ऑयल। और कुरकुरे और चिप्स के पुड़े के पीछे लिखा रहता फूड प्रिजर्वेटिव ब्रैकेट E310। ऐसे कुरकुरे चिप्स का पूरा देखना, पीछे लिखा रहता उसमें, ऐसे कोडिंग में लिखा रहता। 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला चिप्स और कुरकुरे को नरम नहीं पड़ने देता, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। 1 नंबर वाला जो हमने खाना खाया, गरज नहीं है तभी फटकंदी से उसकी एनर्जी हमको नहीं देता था, जब गरज है तब देता। जब तक गरज नहीं तब तक वो पकड़ के रखता उस खाने के मॉलिक्यूल को, अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, उसका 38 ATP लगेज नहीं बनने देता। आणि लास्ट वाला घातक है। पहले 3 हेल्पफुल है, फोर्थ वाला हार्मफुल है। सबका हो गया। शॉर्ट में लिखना है जितना मैंने कलर करा है वो। तुमने समझो, इंडस्ट्रियल लेवल पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिला के अमोनिया बनाना चाहा। वो बनता है लेकिन बहुत आराम से, इसलिए वो फास्ट में रिएक्शन हो, इसलिए तुमने कैटेलिस्ट डाल दिया। कौन सा कैटेलिस्ट डाला अमोनिया गैस बनाने के लिए? आयरन। अभी 5 मिनट पहले तो लिखा था, इससे पहले ही तो लिखा था, आयरन Fe। और प्रमोटर एमओ था, मॉलिब्डेनम। तो वो रिएक्शन पूरी हो जाने के बाद वहां पे जो तुमने टंकी के अंदर बड़े सारे बहुत लार्ज कंटेनर रहते हैं, वो इंडस्ट्रियल बहुत बड़े बड़े शक्कर कारखाने देखे होंगे, बड़े बड़े कितने इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अमोनिया गैस का प्रोडक्शन प्लांट उससे बहुत बेहद बड़ा रहता है। और वो ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूर के जगह पे, अलग ही बंजर दुनिया में बनाया जाता है वो, कि कभी गैस वैस कुछ लीक हो जाए तो इंसान मर न जाए आसपास के। तो वो उसमें जब आयरन का काम है रिएक्शन फास्ट करने का, तब तक आयरन को रखते हैं। बाद में आयरन जो है इतना फॉर्म में आ जाता, वो बोलता आता फक्त नायट्रोजन हायड्रोजन येऊन दे, असं रपाटपा टपकन टोले मारल डायरेक्ट NH3 काढत, ठीक है।
तो बाद में आयरन को जब शांत करना रहता कि भाऊ झाला आता थंड गया था, ठीक है, तो ये ईडीटीए डालते हैं। ईडीटीए चिलेशन करता है, चिलेशन। चिलेशन मतलब येड़े बावड़े जो मेटल एटम्स रहते हैं, ये उनके साथ जाके बॉन्ड बना लेता और उनको शांत कर देता। ठीक है, ये है एकदम। समझो मेटल एटम जो है मुन्ना भैया है, मुन्ना था ना वो, येड़ा वगैरह करते रहता था मुन्ना। तो ये ईडीटीए जो है, कौन था वो, डॉन ऑफ मिर्जापुर, कौन था वो? मुन्ना का पापा कौन था? पंकज त्रिपाठी, क्या नाम था? वो यूट्यूब पे नहीं ट्रेंड चला था क्या एकदम, विनोद, मितांशु, कुछ लोग आ गए। कौन सा तो मुन्ना त्रिपाठी, और उसका पापा कौन था सीरीज में? मुन्ना का पापा मुन्नी कैसे होगा? अरे मुन्ना लांडा नहीं था? ट्वेल्थ फेल में स्टेशन वर्षा, तो उसका भी नाम मुन्ना था क्या? त्याच नाव काय होतं? विनोद। अरे हाँ, ट्वेल्थ फेल। चलो हो गया सब। और लास्ट में प्रमोटर लिखो, प्रमोटर, और वो छाप लो पटके कि जब जब कैटलिस्ट अपना काम अच्छे से नहीं करे, तो प्रमोटर डालने के बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये हफ्ते में ईद की छुट्टी तुमको, फ्राइडे सैटरडे को सब छुट्टी मारेंगे स्कूल में, सैटरडे छुट्टी चाहिए। अरे क्या भारी भाई। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी, तुम्हाला पुढचा आठवडा सुट्टी आहे? हाँ? शुक्रवारी, सॅटर्डे के दिन ईद आहे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिवस ते ईद आणि गणपती बाप्पा माग पुढे येईल। वो वो रिएक्शन, वो रिएक्शन, शांत शांत शांत, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद में हीट प्रकट होती है, इवॉल्व होती है रिएक्शन के बाद में। ठीक है, वो तापड़, वो गर्म रिएक्शन को, हॉट हेड रिएक्शन को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद शुरू में जितनी हीट थी, वो हीट भी साली एब्जॉर्ब हो जाती है, टेस्ट ट्यूब ठंडी पड़ जाती है, ब्लू ब्लू शीतल पड़ जाती है टेस्ट ट्यूब एकदम शांत। वो वाले को अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक के 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जिसमें से सेकंड वाला स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी 10th सीबीएसई एग्जांपल, एकदम प्रॉपर 10वीं बोर्ड एग्जांपल, और बाकी के भी है, तो लिख लो फटाफट। नाही, मग ते रिएक्टंट होऊन जाईल। ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये फरक नाही पडत, पण मग तरी का बनवलाय? जर तू तिथं लिहिलं तर लोकांना काय वाटेल की बाबा सुरूला V2O5 होता, नंतर कसं काय V2O5 व्हॅनेडियमचा बनतच नाही, कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर खराब होत आहे असं। हा टाकतोय ना, पण तो रिएक्शन मध्ये जातो आणि वापस येऊन जातो।
तो फक्त सांगायला जातो "ऐ, पटापट व्हायरी फक्त पडेल ना चला झालं रेड वाले एक्सोथर्मिक है ब्लू वाले एंडोथर्मिक है चला झालं हम्म, सगळे ऑनलाईन लवकर सगळे ऑनलाईन विद्यार्थी लवकर हो गया नाम लिखना तो जरूरी नहीं है नाम तो ध्यान रहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये तो अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड ये इसको वाटर गैस बोलते हैं वाटर गैस की फॉर्मेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है ठंडी हो जाता है वाटर गैस सारा ठीक है भला बाकी तो ये देखो वो तुम्हारे पास में अभी प्रॉपर थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसमें से कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल जो एनसीईआरटी रहते हैं ये एनसीईआरटी बुकिश एग्जांपल एकदम प्रॉपर ठीक है और दूसरा जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में इसका सब्स्टिट्यूट अलग है दूसरे एग्जांपल की जगह एनसीईआरटी की बुक बोलती है लीड नाइट्रेट की हीटिंग कैल्शियम नाइट्रेट की जगह कैल्शियम लीड नाइट्रेट को हीट किया तो पहले क्या बनता लीड ऑक्साइड बनता NO2 बनता और O2 बनता तीन ही बनते हैं ना तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है अगेन लिखने की जरूरत नहीं है और ये वाला भी अगेन हाइड्रोक्साइड वाली हीटिंग भी एकदम बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है ठीक है ये प्रॉपर बुकिश एनसीईआरटी एग्जांपल्स है ये ध्यान रखने का अभी लेकिन जैसे कि मैंने बोला डिकम्पोजिशन में कांड होते ही रहते हैं तो ये वाला लीड और जो है लीड और कैल्शियम का एग्जांपल एकदम मैचिंग मैचिंग है कि तुम मेटल के नाइट्रेट को लीड नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करो तो मेटल का ऑक्साइड CaO या PbO मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस मिलेगी लेकिन वही तुम ऊपर वाली बाउली रिएक्शन देखो ग्रीन कलर सोडियम नाइट्रेट उधर तो NO2 अलग निकल नहीं रहा ना सोडियम का ऑक्साइड बन रहा उधर NaNO2 और O2 बन गया तो वो भी डिकम्पोजिशन है लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको अब जनरली तो क्या बोला जाता है अब देखो इधर तो Hg के बारे में अलग ही बोल रहे हैं मर्क्यूरी के बारे में और सिल्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमने मर्क्यूरी या सिल्वर के नाइट्रेट को हीट किया सबसे नीचे नीचे चल रहा है अभी अपना ग्रीन कलर में या ऑरेंज कलर में तो मेटल ही अलग मिल जाएंगे तुमको डायरेक्ट मर्क्यूरी छातमेंगे नहीं तो चांदी छातमेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दूर हो जाएंगे भाग जाएंगे ठीक है क्या तीन प्रकार के जो हाईली रिएक्टिव मेटल है या तो ये वाले मेटल है या तो ये दोनों है इनके देखो अलग अलग वैरायटी ऑफ रिएक्शंस दे करके रखे इधर तो बोल के रखा है डू नॉट डिकम्पोज होता ही नहीं मतलब
भैया ये ध्यान रखना सब जन, कि तुमको कोई बोले K2CO3 को हीट किया, तुमको याद आएगा मेटल कार्बोनेट को हीट किया तो भैया ने बोला था, जनरल चीज बोल के रखी थी, मेटल ऑक्साइड और CO2, K2O बनेगा और CO2 बनेगा, लेकिन बनताच नहीं भाई, डू नॉट डिकम्पोज, टूटताच नहीं पोटेशियम का कार्बोनेट एंड सोडियम का कार्बोनेट, टूटताच नहीं, कितना हीट करो, समझ रहा क्या, मेल्ट हो जाएगा, हीट करते 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 2000 3000 डिग्री सेल्सियस आ गया, लावा बन जाएगा उसका, पर टूटेगा नहीं, वो दो टुकड़े नहीं होंगे उसके, मेल्ट हो जाएगा पूरा सरसगट। ठीक है, तो ये टेबल अगर तुम लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, या बुक से छाप लो, बाद में तुम छापने रह लो, मेरे को 100% भरोसा है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ये एकदम केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जो है, लिखना है। हम फिर उसके बाद खत्म हो गया चैप्टर, 1.5 पेज का तो बचा है, इतना लिख लो, काम आ जाएगा तुमको। टेबल, हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना उतना, मतलब लाइक लिटरली यही हेडिंग लगा के, थर्मल डिकम्पोजिशन रेड वाली हेडिंग वापस लगा के, क्या ही कंट्रोल करते हो, कल स्कूल है क्या? तो ये रिकॉर्डिंग पे लास्ट में रख के उड़ा दूँ, और रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगे, स्कूल से आने के बाद ये रिकॉर्डिंग खोल के छाप लोगे क्या? स्क्रीनशॉट भेज देना। बुक तो है ही ना, बुक से लिख ले वो क्या, ठीक है ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, लिख लेना ऑनलाइन।